Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine and healthy at your home. Okay, students, let's continue chapter 4 electoral politics from 9th class. 9th class से रहेगा आपका चैप्टर ये इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स यानी कि चुनाव राजनीति। इससे पहले आप लोग 2 वीडियोस देख चुके हैं, उसमें आपने कंप्लीट जाना था कि इलेक्शन के बारे में कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों जरूरी है। लास्ट वीडियोस की बात करें तो व्हाई इलेक्शन आर नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट कंटेंट, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेसी, यानी कि वो कौन सी बातें हैं जो डेमोक्रेसी को यानी कि जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, इलेक्शन को लोकतांत्रिक बनाती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इलेक्शन की इंपोर्टेंस को और बढ़ा देते हैं। तो देयर आर मेनली 5 फैक्टर्स इन विच वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट कि वो कौन सी प्रमुख बातें हैं जो हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। जैसा कि आपने जाना था वहां पर कि कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्शन होते हैं बट उनको हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की जो फीचर्स होती है, 5 फीचर दी गई यहाँ पर। कौन कौन सी फीचर्स है वो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें फर्स्ट, 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, यानी कि इलेक्शंस में हर व्यक्ति को 1 वोट डालने का अधिकार है और 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, यानी कि 1 वोट का जो मूल्य है वो बराबर रहेगा। चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, उसके साथ भेदभाव नहीं होता। 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति की जो वैल्यू होती है वो 1 वोट के बराबर होती है, या 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, यानी कि 1 वोट की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि किसी के वोट की वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती, सभी को इक्वल इंपोर्टेंस दी जाती है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट मेक आवर इलेक्शन मोर डेमोक्रेटिक, यानी कि यही पहली बात है जो हमारे इलेक्शन को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाती है। एंड द सेकंड इज पार्टीज एंड मेंबर्स शुड फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है वो ये है पार्टीज एंड मेंबर्स, यानी कि जो पार्टी होती है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो मेंबर्स होते हैं शुड फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को, प्रत्येक मेंबर्स को जो क्वालिफिकेशन रखता है एमपी एमएलए बनने की, उसे चुनाव में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट which make our election more democratic. And the third is the choice should be offered regularly. कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे वोटर्स होते हैं उनको रेगुलर चॉइस मिलती है, यानी कि आफ्टर 5 इयर्स, हर 5 साल के बाद। आप लोग जानते हैं कि 5 साल के बाद हमारे देश में चुनाव होते हैं, चाहे हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें चाहे हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें। मोस्ट ऑफ द इलेक्शन टेन्यूर इज 5 ईयर। 5 ईयर होता है जनरल इलेक्शन का टाइम पीरियड होता है इसमें। तो क्या होता है कि रेगुलर हमें चुनाव में चॉइस मिलती है, अगर हम चाहें तो सरकार को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो रियल पावर होती है डेमोक्रेसी में दैट आर लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल, यानी कि जनता के हाथ में रियल पावर होती है। द थर्ड इज द चॉइस शुड बी ऑफर रेगुलरली, यानी कि जो चॉइस होती है वो नियमित रूप से दी जाती है। कहने का मतलब है हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, पार्टियां बदलती रहती है, गवर्नमेंट बदलती रहती है, तो लोग अपनी चॉइस की जो गवर्नमेंट होती है उसी को इलेक्ट करते हैं। जो फोर्थ फैक्टर है जो हमारे चुनाव को डेमोक्रेटिक बनाता है, फोर्थ फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या है, दी कैंडिडेट प्रेफर बाय द पीपल गेट इलेक्टेड, यानी कि जिस कैंडिडेट को जनता प्रेफर करती है, पीपल चूज करते हैं, गेट इलेक्टेड, उसी को चुना जाता है। आप लोग देखते हैं जनरली चुनाव में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में क्या होता है, वोट डाली जाती है और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट हासिल होते हैं उसी को यानी कि चुनाव में विनर घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर जनता की इच्छा है वो कि इस व्यक्ति को चुनाव में किसको चुना जाएगा, जिसको ज्यादा जनता वोट देगी, जिसको ज्यादा मतदान करेगी। दैट इज द फोर्थ फैक्टर व्हिच मेक आवर इलेक्शन डेमोक्रेसी। एंड द फिफ्थ इज, जो फिफ्थ पॉइंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप लोग जानते हैं इंडिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब है चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होती, किसी प्रकार की कोई मैनी प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाया जाता। मेनली जो चुनाव होते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन आल्सो कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। ऑल दीज 5 फीचर्स में आवर इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी कि 5 प्रमुख बातें जो हमारे इलेक्शन को क्या बनाती है, डेमोक्रेटिक बनाती है। सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, द फर्स्ट इज 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट और 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति को 1 वोट के बराबर माना जाता है और 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, यानी कि प्रत्येक वोट का जो मूल्य होता है वो बराबर रहता है। द सेकंड इज पार्टीज एंड मेंबर शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, सभी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है।
कोई भी मेंबर्स जो क्वालिफिकेशन रखता है टू बिकम एमएलए और टू बिकम एमपी, ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन, वो चुनाव लड़ सकता है। द थर्ड इज द चॉइस शुड बी ऑफर रेगुलरली, कहते हैं कि जो हमारे वोटर्स होते हैं उनके सामने जो चॉइस होती है वो नियमित रूप से प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश में अगर हम चॉइस की बात करें तो आफ्टर 5 इयर्स के बाद, कोई भी गवर्नमेंट परमानेंट नहीं रहती, हर 5 साल के बाद जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन में पीपल के हाथ में पावर होती है। द रियल पावर आल्सो लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल इन अ डेमोक्रेसी, सो वी कैन चेंज अवर गवर्नमेंट आफ्टर 5 इयर्स, यानी कि 5 साल के बाद हम अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। दैट इज द थर्ड फैक्टर। द फोर्थ फैक्टर इज द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल गेट इलेक्टेड, यानी कि जिस भी कैंडिडेट को यानी कि पीपल प्रेफर करते हैं उसी को चुना जाता है। द फिफ्थ इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। All these 5 things that make our election more democratic, यानी कि वो 5 प्रमुख फैक्टर हैं जो हमारे डेमोक्रेसी में चुनाव को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाते हैं। That is the most important factor which make our election more democratic. And the next content is what is our system of election? That is the most important content that have to be studied. What our system of election? भाई अब चुनाव की प्रक्रिया क्या हमारे देश में, क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं? जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है? यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्शंस की बात करेंगे, इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड इलेक्शन ऑफ विधानसभा, यू कैन से लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें लोकसभा में हम एमपी के चुनाव की बात करेंगे, विधानसभा में हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग एमएलए के चुनाव की बात करेंगे। तो जो भी चुनाव होता है, चुनाव में क्या क्या सिस्टम होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे उन सभी प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसे हम लोग चुनाव क्षेत्र कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चुनाव क्षेत्र के बारे में। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, चुनाव में सबसे पहले यानी कि चुनाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, चुनाव क्षेत्र को डिवाइड किया जाता है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर इलेक्शन, कहते हैं कि कंट्री को डिफरेंट एरिया को, जो कंट्रीज के अंदर जो डिफरेंट एरिया होता है उसको इलेक्शंस के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसी को हम लोग चुनाव क्षेत्र कहते हैं। चाहे वो हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, हम लोग लोकसभा के चुनाव क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कितनी सीट्स है, कितने पूरे इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब इसमें लोकसभा के बारे में। यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग क्या होता है? कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। चुनाव क्षेत्र कहते हैं इसको, यानी कि पूरे देश का जो भौगोलिक एरिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या के हिसाब से चुनाव के लिए अलग अलग एरिया में बांट देते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा के चुनाव की या विधानसभा के चुनाव की, यहाँ पर पर्टिकुलर हम बात करेंगे पहले लोकसभा के चुनाव की। सबसे पहला जो चुनाव है इसमें लोकसभा का, लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें, अगर हम मैक्सिमम सीट्स की बात करते हैं लोकसभा की, मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं 552, 552 तक यानी कि सीट्स हो सकती हैं। टोटल सीट्स कितनी है एट प्रेजेंट? 545, 545 सीट्स हैं अभी वर्तमान समय में हमारी जो लोकसभा में इलेक्टेड। इनमें से इलेक्टेड कितने हैं? 543, 543 जो मेंबर हैं उनको इलेक्ट किया गया है, यानी कि जो पूरे का पूरा इंडिया है वो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा है? 543 में। 543 दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, 545 जो चुनाव क्षेत्र बनाए गए लोकसभा में, यानी कि 543 एमपीज हमारे चुने जाते हैं, जिनका इलेक्शन होता है, जिनको डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुना जाता है 543। अब संख्या कितनी है टोटल? 545 एट प्रेजेंट। तो 2 को नहीं, टू नॉमिनेटेड है यहाँ पर। नॉमिनेटेड का मतलब होता है जिसको मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय है 2 मेंबर वहां से चुने जाते हैं। तो ये 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करेंगे तो 543 है पूरे भारत को, यानी कि 543 ज्योग्राफिकल एरिया में बांटा गया है। 543 इसमें से 2 मेंबर है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब बात आती है कि इनको नॉमिनेट कौन करता है? हु नॉमिनेट दिस पर्सन दैट आर बिलोंग फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये 2 मेंबर है जो एमपी है जो हमारे, इनको चूज कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अधिकार होता है
लोकसभा के 2 मेंबर को नॉमिनेट करने का। नॉमिनेट का मतलब होता है मनोनीत करने का, इनका चुनाव नहीं होता बल्कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा चूज किया जाता है। दीज आर दी नॉमिनेटेड। टोटल अगर हम बात करें नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर की 545 है। अगर हम टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें 543 है, यानी कि वो एमएलए जिनका चुनाव होता है 543 है इंडिया में। नॉमिनेटेड कितने 2 है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, यानी कि 2 को चुना गया है। और ये कौन है 2, कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको चूज किया जाता है। अब बात करते हैं विधानसभा की। अगर हम विधानसभा की पर्टिकुलर यहाँ पर बात करें, हरियाणा की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हरियाणा में एमएलए की जो सीट्स है वो कितनी है? 90 सीट्स है। 90 सीट्स है, 90 सीट्स है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिनको हम लोग चुनाव क्षेत्र कह सकते हैं, यानी कि पूरे हरियाणा को 90 चुनाव क्षेत्र में बांटा गया और 90 ही एमएलए, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए चूज किया जाता है। तो अगर हम एमएलए की संख्या की बात करें तो 90 एमएलए पूरे हरियाणा से इलेक्ट किए जाते हैं, जैसा कि आप पहले फर्स्ट वीडियोस में भी जान चुके हैं, जो हमने वहां पर डिस्कशन किया था 1989 के इलेक्शंस के बारे में। तो नाउ वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि कुछ चुनाव क्षेत्र ऐसे होते हैं जो रिजर्व किए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में बड़ा ही अच्छा प्रोविजन दिया गया है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है लाइक दैट SC ST एंड अदर कास्ट, they have to be given special reservation। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कितनी सीट्स है रिजर्व? SC के लिए कितनी सीट्स हैं रिजर्व ST के लिए? दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST इन लोकसभा? लोकसभा में SC ST के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं? SC मीन शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट्स रिजर्व की गई लोकसभा में 84 सीट्स, यानी कि 84 सीट्स हैं। 543 में से 84 सीट्स वो हैं जहां से केवल जो SC कैंडिडेट है उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। These seats are reserved for SC कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व है। एंड नेक्स्ट इज ST, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, ये भी बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती है। 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर ST, यानी कि 47 सीट्स है 543 में से किसके लिए रिजर्व है? ST के लिए। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन हैव टू बी पुट इन 1 मार्क्स। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर SC in Lok Sabha and how many seats are reserved for ST in Lok Sabha? That is most important. You must have to be remember SC 84, ST 47.